सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। पान के किसान क्यों हैं परेशान, पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे झिन्ना में पान के किसानों की सरकार से क्या उम्मीदें हैं और खेती को और भी अधिक बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। बने रहिए धर्म, विज्ञान और समाज के साथ। यदि आपने पान के किसान क्यों है परेशान श्रृंखला का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो कृपया चैनल में जाकर ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में भी दोनों वीडियो का लिंक दिया गया है, वहां से भी देख सकते हैं। पान की खेती वैसे तो बहुत कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली खेती होती है, लेकिन जब से गुटखा एवं पान मसाला बाज़ार में आए हैं, इनकी वजह से पान की खेती बहुत अधिक प्रभावित हुई है। गुटखा एवं पान मसाले की कंपनियों द्वारा अरबों खरबों रुपए सरकारों को प्राप्त होते हैं। इन रुपयों के चक्कर में जो युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, सरकारों को इससे कोई लेना देना नहीं है। कहते हैं ना कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। आज झिन्ना में जो बरेज हैं, यानी कि जहां पान की खेती होती है, पहले की तुलना में आज बहुत कम बचे हैं। चौरसिया समाज को इस धंधे में अगर इसी तरह नुकसान होता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब पान सिर्फ किताबों और संग्रहालय तक सीमित होकर रह जाएगा। अभी भी वक्त है। पान का इस्तेमाल करके आप स्वास्थ्य लाभ पाने के साथ साथ विलुप्त होती खेती को भी बचा सकते हैं। अखंड जी, अभी तक जो बातें हुई आपने सब कुछ देखा। ऐसा कोई पहलू जो हम छू ना पाए हों, जिस तक हम पहुंच ना पाए हों जहां तक, तो ऐसे किसी पहलू पर प्रकाश डालने की कृपा करें। जैसा कि हर एक फसलों में सरकार द्वारा जी बीमा कराया जाता है, जी ठीक है जी। ना। अभी किसान सम्मान निधि मिली है, तो हम जो चौरसिया समाज के हैं, तो हम लोगों को किसी भी प्रकार का निधि शासन के द्वारा से नहीं मिल पाती है, न इसका बीमा नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं ऐसे अछूते समाज से हैं कि बड़ाई समाज जैसे बोलते हैं कि हम लोग खेती करेंगे। आज तो हमारा जो पान का रोजी रोटी है, तो वो पान तो हमारे गुटके तो सभी तरह से बंद हो गया। आज जब तब से कोरोना आया, तो कोरोना के चलते हमारे पान में जो 95% पे बैन लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि उसमें से थूकने की प्रक्रिया जो रही थी, बिल्कुल उस पर ख़त्म कर दिया गया। उसमें पान भी जरूर आ गया। अखंड जी से मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इनको जैसे गवर्नमेंट की प्रोत्साहन राशि ऐसी कोई नहीं मिलती है, गवर्नमेंट साइड से कोई ऐसा बॉन्ड नहीं मिलता है कि इनको थोड़ा सा भी उठाया जा सके। पर कहा यह जाता है कि जैसे आपके यहाँ ग्रीन मैट और जाली वाली तारनुमा ये क्या दी जाती है, कभी सब्सिडी पे आई थी? हाँ, ये सब्सिडी में आई है, लेकिन मेरे को बनाने के लिए ना, मेरे फसल को चाहिए। मैं मान लीजिए मैं उसकी में एक मड़ई बना लिया, मड़ई बनाने के पास उसमें इंसान जो रहते हैं, इंसानी सुख नहीं है, तो फिर उस मड़ई को क्या मतलब। सबसे अच्छा मैंने मोटा का मतलब है कि इनको प्राथमिक चीज़ों पे ज़्यादा जोर देनी चाहिए, न कि उसके आवरण पे, है ना। इनका जो ग्राउंड लेवल की जो खेती है, इनको जो भी अंदर चीज़ें लगनी चाहिए इसको इस स्टार्ट करने के लिए, उसके लिए इनको प्रोत्साहन राशि मिलती, तो इससे अच्छी खेती वो कर पाती। इनका कहने का मतलब ये क्यों अखंड जी? जी, यही है। जैसे अपने किसान भाई हैं, किसान भाइयों को सबको, ना कि उनके खेत की नहीं, उनके फसल बीमा होता है, तो उनकी फसलों की बीमा होती है। हमने ऐसे कोई सुविधा नहीं है। यदि शासन के द्वारा से हमको मैट भी मिल गई है, मोटर भी मिल गई है, तो इसके लिए कुछ भी बात नहीं। जब हमारे सामने अंदर फसल नहीं है, तो मैं उस काम को क्या करूं, व्यर्थ ही मानूंगा। इससे बेरोजगारी फैलती है। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? क्या इसके लिए फसल बीमा योजना होनी चाहिए? क्या होना चाहिए? कुछ जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये सर्वे के अनुसार यदि देखा जाए तो हमारे जो चौरसिया भाई बंधु हैं, तो सभी किसान खेती से हैं। और खेती में ऐसा है कि एक परिवार में यदि बरेज है, तो परिवार के जितने भी सदस्य हैं सब बरेज पर ही निर्भर रहते हैं। और बरेज के चलते आज की जो महंगाई है, वो महंगाई का झेलना पड़ पाएंगे। गुटखा एवं पान मसाला की वजह से होने वाली खतरनाक बीमारियों से भी बच सकते हैं। फैसला आपके हाथ में है। झिन्ना एवं ककलपुर से कुछ युवा साथी जो इस मुहिम में हमारे साथ हैं, आइए देखते हैं उनकी एक छोटी सी चर्चा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारी सारी जिसकी सोच है ना, ये हमेशा एक अलग तरीके से रहा कि समाज में हम कैसे समाज को बेहतर तरीके से और आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें एक बड़ा सहयोग है। आप खुद वीडियो बना रहे हैं, अजय जी हैं,
इन्होंने समाज के लिए भी बहुत बड़ा कार्य किया, कला संस्कृति से कैसे लोग जुड़े, एक्टिंग से जुड़े और हमारे कल्चर को कैसे जाने, इसके लिए इनका अथक प्रयास है। और इन्होंने समाज के लिए जो सोचा वो बहुत अच्छा सोचा। ऐसे ही यही विचारधारा हमारे सारी टीमों की है। और जैसे हमारे बीच में मनन जी हैं, इन्होंने अपने सोच को, समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। मैंने देखा कि इन्होंने इंजीनियरिंग की है, पर इनका कभी लक्ष्य ये नहीं था कि मैं इंजीनियर हो गया तो चलो कहीं चलते हैं, 50,000 रुपये कमाएंगे, 1 लाख रुपए महीना कमाएंगे। इन्होंने सोचा कि मैं उस पढ़ाई से समाज का आगे कैसे बढ़ाऊँ। उसी में इन्होंने LLB भी किया, है ना, और MBA भी किया और पूरे तरीके से समाज के शोध में लगे हुए हैं। और कोई भी सामाजिक अगर कार्य हो रहा है, यहाँ तक कि कोई राजनैतिक कार्य भी हो रहा है, लेकिन अगर उसमें सामाजिक दृष्टिकोण है तब भी ये सहयोग करने का प्रयास करते हैं। ये इनके अंदर गुणवत्ता है। बिल्कुल, राजनीति मैं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और वही चीज़ मैं भी देख रहा हूँ, जैसे आप विकास जी हैं, विकास विश्वकर्मा जी, आप भी इंजीनियर हो, है ना, और अडानी पावर में भी काम कर रहे हैं, पर इन्होंने हमेशा समाज को ही बेहतरी करने के लिए प्रयास किया। मैंने इनको देखा हमेशा ही, इनका एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने देखा था, इनके यूट्यूब चैनल इन्होंने बनाया है। इन्होंने ऋग्वेद पर बोला था, अभी तो मांडूक उपनिषद का ये अध्ययन कर रहे हैं। तो ये हमेशा इस प्रयास में रहे कि वो पुरानी परंपराओं में क्या बेहतर चीज़ है जो आज के नए परिवेश में डाल के इसे समाज को और बेहतर बनाया जा सकता है। सुरेश जी हैं, आप जो है, आपका कार्य जो है तो हमेशा समाज से जुड़ा रहा है, ये बहुत सारे कार्य करते हैं। इनकी शिक्षा जितनी भी है उससे ये 10 गुना ज़्यादा एफर्ट करके रखे हैं, मैंने देखा है। इन्होंने जिस तरीके से कार्य करते हैं चारों दिशा में। और आप तारेश सोनी जी हैं जो प्राइवेट स्कूल संचालित कर रहे हैं, पर कहने के लिए आज के समय में प्राइवेट स्कूलें सारी इस तरीके से लोगों को लूट रही हैं, पर इनका जो प्रयास रहता है कि हम कैसे कम पैसे में शिक्षा भी दे पाएँ, सस्ती किताबें दे पाएँ, और शिक्षा का एक नया तरीका इन्होंने अपना के रखा है। सारे जो नए तरीके हैं उससे ये पढ़ाई कराते हैं कि एक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को कैसे हम आगे बढ़ा सकते, पूरा इनका प्रयास रहता है। आप कन्हैया भाई जी हैं, इनका मूल बिजनेस पहले पान का व्यापार था, वर्तमान में ये थोक विक्रेता है सब्जी के। और इनका प्रयास मैंने देखा, हम लोगों ने कभी भी इनको फ़ोन किया कि नहीं कन्हैया जी चलना है, ये सामाजिक कार्य हो रहा है, ये हमेशा तत्पर रहे। कभी इनके मुंह से ना नहीं निकला, चाहे जितने इमरजेंसी काम में हो, हमेशा इन्होंने साथ दिया। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा ये ग्रुप है इस तरीके से कार्य कर रहा है। और आप शिक्षक हैं अखंड चौरसिया जी, ये RSS में भी हैं, पर समाज का कार्य किसी भी तरीके से हो रहा है, वो मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता, कोई भी पार्टी कर रही हो, कोई व्यक्ति भी कर रहा हो, उससे उठकर ये आगे हैं और उसमें वो हमेशा हाथ बटाते हैं और किसी भी काम करने में संकोच नहीं करते। इनको नहीं लगता कि चलो हम झाड़ू लगा रहे हैं तो हमारी इमेज कर, नहीं, ये वो भी कार्य करने में हमेशा ये प्रयासरत रहते हैं। क्यों मनन जी? बिल्कुल बिल्कुल, उनका हमारी पूरी टीम का एक जो भी योगदान होता है निस्वार्थ भावना से समाज के लिए होता है। इसमें किसी भी प्रकार का लाभ हम लोग नहीं लेना चाहते हैं। हमारे देखिए नीडेड होती हैं, हम अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे, ठीक है, पर कहीं ना कहीं समाज को भी थोड़ा सा देखिए, क्योंकि हमारा अभिप्राय है, क्योंकि उपकार ही शब्द अच्छा है। हम अगर थोड़ा सा अपने समाज में रह के ही समाज के लिए काम ना पाए तो किस काम का मानव जीवन, है ना। और आज हम लोगों ने एक छोटी सी अपने गांव की एक परंपरागत खेती आई है पान की, उस पर हम लोगों ने थोड़ा सा एक प्रकाश डालने की कोशिश किया है। पर अगर हम इसको गवर्नमेंट से जोड़ के एक किसानों के लिए बात की जाए ना, तो मैं मानूंगा कि ये प्राथमिक क्षेत्र जो होता है हमारा तो खेती पे निर्भर करता है, द्वितीय क्षेत्र इंडस्ट्री पे है, और तृतीय क्षेत्र माना जाता है कि बैंकिंग सिस्टम प्रणाली को माना जाता है। तो अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर 72 से 74% लोग हमारे भारत में किसान के ऊपर डिपेंड करते हैं, फार्मिंग के ऊपर डिपेंड करती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने की, सशक्त करने की गवर्नमेंट की कोशिश रहे किसानों को। क्योंकि अगर किसान है, उनकी आमदनी बढ़ेगी तो मार्केट है, क्योंकि वही जाने हैं, वही मार्केट के खरीदार होंगे, ठीक है। अगर मार्केट बढ़ेगा तो हमारी बैंकिंग प्रणाली, लिक्विडिटी बढ़ेगी हमारे देश की, और जब भी हमारे देश का धन बढ़ सकता है। अभी मैं हाल ही का एक छोटी सी रिपोर्ट करूँ, कहीं ना कहीं मैं गलत हो सकता हूँ, पर कोरोना आया, कोरोना में पूरा जो अर्थव्यवस्था थी धराशायी हो गई, पर 1.9% की GDP हम नीचे नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि हमारी जो 1.9% की जो GDP है वो किसानों के ऊपर डिपेंड की है। क्योंकि हमारी जो 1.9% की GDP आती है वह किसानों के ही उगाए हुए उत्पादों से
हो पा रही है। इसलिए हमारा ये मानना था कि प्राकृतिक पैंडेमिक इशू आ जाने के कारण भी अगर हम नीचे जाएंगे तो बस 1.9 से नीचे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमारी जो स्तंभ है वो हमारी स्तंभ खेती है। तो हम ये गवर्नमेंट से हमेशा से एक चीज़ बोलूँगा कि किसान भाई बंधु जो जुड़े हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें, ज़्यादा से ज़्यादा सशक्त करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी अर्निंग को बढ़ाने की कोशिश किया जाए। कुछ ऐसे रिसर्च सेंटर खोले जाएँ जिसमें किसानों का लाभ हो, क्योंकि अगर किसान मजबूत है तो मार्केट मजबूत है, मार्केट मजबूत है तो हमारा देश मजबूत है। धन्यवाद।